जो प्रॉब्लम ब्रेक से पहले मैंने आपको डिस्कस किया है, सी के सिमिलर प्रॉब्लम है ये। इसी के सिमिलर प्रॉब्लम है, आप चेक करिए, डेटा में माइनर चेंज है। A certain amount of fluid with heat capacity Cf joule per degree centigrade is initially at temperature 0 degree centigrade. It is then brought in contact with a heat bath at temperature of 100 degree centigrade, and the system is allowed to come into equilibrium. In this process, the entropy in joule per degree centigrade of the universe changes by. यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे फ्लूइड वर्ड है, मैंने आपको वहाँ पे वाटर के लिए प्रॉब्लम नोट कराया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर फाइंड करेंगे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इनिशियल टेम्परेचर आपको नोन है और फाइनल टेम्परेचर नोन है, तो फ्लूइड के लिए आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। dq को इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर नोट करेंगे, और हीट कैपेसिटी का नोटेशन CF दिया है। इनिशियल टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 273 और फाइनल टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 373, ये रेशो आप फाइंड कर सकते हैं। लॉग वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो CF के टर्म्स मल्टीपल फैक्टर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, एंड दिस रिजल्ट जो CF का यूनिट है उसी यूनिट में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये टर्म यूनिटलेस है। अब हीट बाथ के लिए फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन dq by t इनिशियल टू फाइनल। हीट बाथ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर 373 केल्विन पे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन dq, और जितना अमाउंट फ्लूइड को हीट ट्रांसफर हुआ है उतना ही यहाँ से हीट रिमूव किया, और ये रिजल्ट आप फाइंड करेंगे माइनस ऑफ CF चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रेशियो फाइंड करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ CF आपको ये हीट बाथ के लिए चेंज इन एंट्रोपी CF यूनिट में कंफर्म हो गया। अब यूनिवर्स के लिए आपको एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है, बोथ टाइप ऑफ हीट एंट्रोपी चेंज को आप ऐड करेंगे तो आपको यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड हो जाएगा। दीज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करके आप ऐड कर लीजिए। डी ऑप्शन से मैच कर जाएगा जब ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 26। पेज नंबर 24 प्रॉब्लम नंबर 16, सॉरी, पेज नंबर 24 प्रॉब्लम नंबर 16। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। A mole of gas at initial temperature Ti comes into contact with heat reservoir at temperature Tf, and the system is allowed to reach equilibrium at constant volume. If the specific heat of the gas is Cv is equal to alpha T, where alpha is constant, the total change in entropy is। जो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको ये गैस के लिए स्पेसिफिक हीट दिया है Cv, इस टर्म इज मोलर स्पेसिफिक हीट। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर ये स्पेसिफिक हीट होता है तो मास का अमाउंट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन होता है, तो ये मोलर वर्ड यहाँ पे गिवन नहीं है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है इज इक्वल टू अल्फा टी, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। टोटल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है। टोटल चेंज इन एंट्रोपी मींस आपको यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। तो पहले आपको गैस के लिए एंट्रोपी चेंज सेपरेटली फाइंड कर लें, फिर रिजर्वायर के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड कर लें, और बोथ को कंबाइन कर देंगे टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के लिए। तो चाहे सेपरेटली फाइंड कर लें या आप इसको यहाँ पे डेल्टा एस फॉर गैस एंड डेल्टा एस फॉर रिजर्वायर आप एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dq by t फॉर गैस, इनिशियल टू फाइनल आप इंटीग्रल करेंगे गैस के लिए, तो dq को आप नोट करेंगे Cv dt। अगर नंबर ऑफ मोल्स n मोल्स होते, 2 मोल्स होते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर आइडल गैस के लिए आप Cv dt आप नोट कर सकते हैं गैस के लिए। अब रिजर्वायर के लिए आप फाइंड करें, यहाँ पे लिमिट भी नोट कर दें। Cv आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर गैस का Ti है, और तब तक इसको हीट ट्रांसफर होगा जब तक गैस का टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर से मैच ना कर जाए, और रिजर्वायर का टेम्परेचर है Ti। अब रिजर्वायर के लिए अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर रिजर्वायर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर जो कांस्टेंट है Tf। ये मोर टाइम आपको प्रिंट हो गया है सिमिलर एक्सप्रेशन। मैंने सेपरेटली ये इंटीग्रल dq by t को t कांस्टेंट लिया और रिजर्वायर के लिए हीट ट्रांसफर नोट हो गया, बट जितना अमाउंट वाटर को इसको गैस को ट्रांसफर होगा उतना ही यहाँ पे माइनस अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा।
तो ये फर्स्ट टर्म को आप इंटीग्रेट करेंगे, सीवी की वैल्यू प्लेस करेंगे, अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt, टेम्परेचर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब जब dq आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो डेल्टा क्यू फॉर गैस आ जाएगा माइनस अल्फा tf माइनस ti, ये माइनस डेल्टा क्यू फॉर गैस जब आप फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन सीवी dt से आप ये रिजल्ट फाइंड करें, और tf वैल्यू कांस्टेंट है। फिर से यहाँ पे आप सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, सीवी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया तो अल्फा कांस्टेंट, और टी का इंटीग्रल करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर आप इंटीग्रल करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और फाइनल टेम्परेचर टी एफ है, तो टी एफ स्क्वायर माइनस टी आई स्क्वायर बाई 2, और ये 2 मैंने आउटर में नोट कर दिया। ये आपको करेक्ट एक्सप्रेशन चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए मिलेगा। देखो ऐसा ये रिजल्ट कहीं ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, ये बना जिसने भी क्वेश्चन बनाया जिस एग्जामिनर ने इस माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, जो रॉन्ग है, क्योंकि जितने रिजर्वायर की एंट्रोपी चेंज जब आप फाइंड करेंगे तो रिजर्वायर की एंट्रोपी चेंज जिससे आप हीट रिमूव कर रहे हैं उसके लिए तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर पे आप जा सकते हैं जो डी ऑप्शन में मैच करेगा, बाकी ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहा है, बाकी करेक्ट आंसर ये बनेगा। स्टार्ट करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन इसके लिए एफिशिएंसी पे प्रॉब्लम कई बार पूछा जाता है, कार्नोट हीट इंजन पे एफिशिएंसी के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पे कई बार वर्क डन के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले हीट इंजन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसके लिए एफिशिएंसी का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या मेन पार्ट होंगे हीट इंजन के लिए, फिर उसमें क्या आप आइडियल एजम्पशंस ले सकते हैं, उससे फिर कार्नोट इंजन के लिए आप कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो हीट इंजन ए साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड डिवाइस, ये साइक्लिक डिवाइस जो यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने साइक्लिक डिवाइस, उसका मीनिंग आपको कंफर्म होना चाहिए, ये डिवाइस बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस दैट टेक्स हीट and convert it into mechanical work is called heat engine. थ्री मेन पार्ट होंगे हीट इंजन के, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको आप सोर्स वर्ड यूज करेंगे जिससे हीट सप्लाई होगा, सोर्स यहाँ पे जो वर्ड है वो हीट सोर्स के लिए है, जो हीट को सप्लाई करेगा वो हीट सोर्स है। ठीक, यहाँ पे सिंक कंसीडर करेंगे जो हीट को कलेक्ट करेगा, सिंक इसका टेम्परेचर T2 एब्सोल्यूट स्केल पे, और वर्किंग सब्सटेंस हीट ट्रांसफर के लिए आपको यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस आप फिल करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस इस सोर्स से हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, सपोज दिस हीट इज Q1, सम अमाउंट ऑफ दिस हीट सिंक को रिजेक्ट करेगा, दिस अमाउंट इज Q2, और वर्किंग सब्सटेंस हीट ट्रांसफर से फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उससे वर्क डन होगा, और वर्क डन इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू हीट ट्रांसफर। देखो यहाँ पे जो ये नोटेशंस हैं Q1 Q2, Q1 इज द हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स, तो जब वर्किंग सब्सटेंस के लिए इस अमाउंट की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। Q2 हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस टू सी, तो ये अमाउंट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे दोनों जो अमाउंट हैं एक प्लस है एक माइनस है, बट इस फॉर्म में ये ध्यान रखना है आपको, आगे जब चेक करें तो इस एक्सप्रेशन में ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। तो Q1 Q2 इन दिस एक्सप्रेशन आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, बट डिफरेंट नोटेशंस इसलिए आपको यहाँ पे यूज किए गए हैं कि जिससे आपको पता हो कि ऐसा हो सकता है कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें एक से ज्यादा प्रोसेस में हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस हो तो Q1 में वो ऑल अमाउंट आ जाएगा, एक से ज्यादा प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो सकता है तो वो Q2 में इंक्लूड हो जाएगा, बाकी यहाँ पे वो वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस रखा। तो ये थ्री मेन पार्ट है हीट इंजन के लिए, एक सोर्स जो हीट सोर्स वर्किंग सब्सटेंस को सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, वर्किंग सब्सटेंस कुछ अमाउंट ऑफ
सिंक को ट्रांसफर करेगा और इस हीट ट्रांसफर के लिए आपको वर्किंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे जब ये सोर्स है तो सोर्स का टेम्परेचर सिंक से ग्रेटर होगा, तो T1 ग्रेटर देन T2 है। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से जो अगर इस पर्टिकुलर वर्किंग सब्सटेंस को आप रेफरेंस लें तो हीट की डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी के ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग ये Q1 ये इनवर्ड फ्लो है वर्किंग सब्सटेंस के लिए और Q2 और W आउटवर्ड फ्लो है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो एनर्जी कंजर्वेशन है Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। अब यहाँ से W वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वर्क डन पर साइकिल आपको मिलेगा। तो थ्री मेन पार्ट आपको यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन डिफाइन करेंगे। नोटेशन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, बुक्स में आप डिफरेंट नोटेशन पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ई का नोटेशन यूज कर लिया इफिशियंसी के लिए। समटाइम ये इफिशियंसी में ई नोटेशन भी हो सकता है। जब किसी डिवाइस के लिए आप वर्किंग को कंपेयर करना, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो आप उसके लिए कोई इंडिकेटर फैक्टर डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स को रेफरेंस लें, पहले भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफरेंस हिंट किया था। वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर के लिए, एम्पलीफायर के लिए गेन फाइंड करते हैं। तो गेन ऑलवेज आप आउटपुट टू इनपुट आप डिफाइन करते हैं। तो सेम रोल यहाँ पे है। आउटपुट क्या है यहाँ पे, हीट इंजन को आप एज ए वर्क के लिए आप यूज करते हैं। जहाँ वर्क की रिक्वायरमेंट होगी तो आप वहाँ पे हीट इंजन यूज करेंगे। बट यहाँ पे जो इनपुट पार्ट है वो हीट टेकन। आप इंजन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं वो हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट का आइडिया है। वर्क डन आउटपुट पार्ट है और हीट टेकन फ्रॉम सोर्स वो इनपुट पार्ट है। तो ये एफिशिएंसी भी आप रेशियो में डिफाइन करेंगे, आउटपुट टू इनपुट। तो इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल। वन साइकिल के लिए आप ये एफिशिएंसी डिफाइन करेंगे। It's called efficiency of heat engine. यहाँ से ये रेशियो W बाई हीट टेकन, और हीट टेकन का नोटेशन मैंने यहाँ पे Q1 नोट किया है। W का ये फॉर्म हीट के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर efficiency of heat engine. इसी में आप रेफ्रिजरेटर भी डिफाइन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए आपको हीट को रिमूव करना है, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को आपको रिमूव करना है। कूल करने के लिए आप जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे डिफरेंट बॉडीज से आप हीट रिमूव करके उनको कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर को आप यूज करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का डेफिनेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे एफिशिएंसी यहाँ पे डिफाइन किया हीट इंजन के लिए, अब वहाँ पे भी वर्किंग के लिए फैक्टर डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं रेफ्रिजरेटर डिस्कस नोट कर रहा हूँ। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर बोथ डिवाइस साइक्लिक डिवाइस हैं, साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड होंगी। ये साइक्लिक डिवाइस दैट रिमूव्स हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड एडिंग और प्रोवाइड टू हॉट बॉडी। इस रेफ्रिजरेटर में ये स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं होगा हीट का, उसके लिए आपको कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कंप्रेसर के थ्रू ये कोल्ड बॉडी से हीट रिमूव होगा और हॉट बॉडी को प्रोवाइड होगा। इसके लिए भी फिर आप यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसमें मेन पार्ट आप शो कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। यहाँ पे भी एक ये हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के लिए यहाँ पे फिर से इसी डायग्राम को अगर आप रेफरेंस लें तो हाई टेम्परेचर पार्ट को आप यहाँ पे सोर्स कंसीडर करेंगे। जो सोर्स वर्ड है जिसमें स्पॉन्टेनियस हीट आप ट्रांसफर कर सकें, तो वो हाई टेम्परेचर पार्ट से आप ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कभी आप सोर्स और सिंक को आप रिवर्ट कर दें कि लोअर टेम्परेचर पार्ट से हीट को रिमूव करना तो सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से कंप्रेसर के थ्रू आप हीट रिमूव कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, इसलिए सोर्स और सिंक के नोटेशन सेम रहेंगे जो इंजन पार्ट में आपने यूज किए हैं। ओनली जो इंजन में आपने हीट ट्रांसफर के लिए एरो यूज किए हैं डायरेक्शन शो करने के लिए हीट के ट्रांसफर का, उसको आप रिवर्ट कर दें, इन्वर्स कर दें, तो आप रेफ्रिजरेटर फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कोल्ड बॉडी से हीट रिमूव होगा और कितना हीट रिमूव होगा वो नोटेशंस जो मैंने हीट इंजन के लिए यूज किए हैं वो सेम रखने हैं। ये Q2 हीट टेक करेगा वर्किंग सब्सटेंस, इस पे
वर्क होगा कंप्रेसर से और सोर्स को हीट ट्रांसफर करेगा Q1। तो अगर आप ये डायग्राम यहाँ पे इंजन से कंपेयर करें तो ये जो एरो के डायरेक्शन थे मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, तो ये रेफ्रिजरेटर के डायग्राम बन गया। फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पे Q1 वर्किंग सब्सटेंस इनवर्ड फ्लो W हो रहा है और Q2 हो रहा है। तो these को अगर आप ऐड करें तो जितना हीट यहाँ इनवर्ड हुआ उतना आउटवर्ड फ्लो होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। इसमें W को आप Q1 माइनस Q2 नोट कर सकते हैं। इतना वर्क अगर कंप्रेसर करेगा तो Q2 हीट अगर रिमूव कर रहा है सिंक से तो सोर्स को Q1 अमाउंट प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए कितना बेटर रेफ्रिजरेटर है आप एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। फिर से रेशियो में आप डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को आप यूज करते हैं वर्क डन करने के लिए तो आप यूज नहीं करेंगे, हीट रिमूवल के लिए यूज करेंगे। तो हीट रिमूवल फ्रॉम कोल्ड बॉडी इसके लिए आउटपुट के फॉर्म में आप यूज करेंगे और वर्क डन एज ए इनपुट आप कंसीडर करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू वर्क डन पर साइकिल। तो के इज डिफाइंड एज W बाई Q2। जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नोट किया था उसी को मैंने ये फॉर्मूले वाइज नोट कर दिया। मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला नोट किया, स्टेटमेंट आपको हिंट कर दिया है। दिस इज द सॉरी Q2 बाई W, Q2 बाई W रेशियो ऑफ हीट रिमूवल टू वर्क डन पर साइकिल। W इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपको हिंट है Q1 माइनस Q2। देखो मैंने यहाँ पे जो ये आपको रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के लिए ये एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जो नोटेशंस हैं वो हीट के टर्म्स में आपको बताया है। अभी एक एक्सप्रेशन आप ये एब्सोल्यूट टेंपरेचर में भी पढ़ते हैं, तो अभी जस्ट आपको ये हिंट करना है कि ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्म अगर आप अप्लाई करने लगे ये तब है जब आप कार्नोट इंजन या रिवर्सिबल इंजन का कंसेप्ट ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टेंपरेचर में नोट नहीं किया। ये कब टेंपरेचर में कन्वर्ट होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जब वो कंडीशन फुलफिल होंगी तब आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ मेंशन नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको हिंट नहीं किया है कि कार्नोट इंजन की या आइडल इंजन की कंडीशंस वहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं, तब तक आप ये सोर्स और सिंक के टेंपरेचर्स में इसको नोट नहीं कर सकते हैं। ओनली हीट ट्रांसफर में आप इसको नोट कर पाएंगे। डिफरेंट डिवाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने सम डिवाइसेस आपको यहाँ पे नोट कर दिया, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही आपको कहीं पे हीट पंप वर्ड यूज होगा, तो हीट पंप हीट को फ्लो करेगा। जैसे आप अगर समर सीजन की आप बात कर रहे हैं तो एसी में भी आप हीट फ्लो कराते हैं या हीट को रिमूव कर रहे हैं। इनसाइड का टेम्परेचर आपको लोअर टेम्परेचर पे, सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। जब मेंटेन करना है तो आपको कंफर्म रहेगा कि रूम से आउटसाइड में हीट ट्रांसफर करेगा एसी। बट अगर आप विंटर सीजन में जाएं तो विंटर सीजन में आपको रूम को वार्म करना होता है। जब रूम को वार्म करेंगे तो हीट की डायरेक्शन का फ्लो अपोजिट हो गया, सराउंडिंग से हीट पंप रूम में फ्लो कराएगा जिससे वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करे। तो कई बार हीट पंप वर्ड यूज हो सकता है, उसमें कैसे उसको यूज करना है, इनसाइड टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है या हायर पे मेंटेन करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हिंट हो जाए। तो डिफरेंट वर्ड यूज हो सकते हैं डिवाइसेस के, बट आपको यहाँ पे हीट के फ्लो के लिए वो यूज करना है। तो 2 डिवाइसेस मैंने नोट कर दिए हैं। इसी में अगर आइडल कंडीशंस आपको इंक्लूड करनी है तो एक अपने कार्नोट इंजन या आइडल इंजन और रिवर्सिबल इंजन डिफरेंट वर्ड यूज किए होंगे। कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप किसी प्रैक्टिकल इंजन की वर्किंग को कंपेयर करने के लिए कि वो कितना बेटर परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको कुछ रेफरेंस के लिए रिजल्ट चाहिए। उस रेफरेंस में आप यहाँ पे आइडल एजेंशंस इंक्लूड करते हुए ये कार्नोट इंजन की कंडीशन आप इंक्लूड करें। कार्नोट इंजन के रिजल्ट से कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि कोई प्रैक्टिकल इंजन कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो कार्नोट हीट इंजन में आपको सम आइडल एजम्पशंस इंक्लूड करना है। तो कार्नोट हीट इंजन और आइडल हीट इंजन और रिवर्सिबल हीट इंजन बड़ा यूज कर सकते हैं। मैं रेफरेंस तो यहाँ पे हीट इंजन का इंक्लूड कर रहा हूँ, बट जो कंडीशन यहाँ पे आप फाइंड करेंगे वो कंडीशन रेफ्रिजरेटर में, अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट ले रहे हैं या रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट ले रहे हैं तब वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कार्नोट हीट इंजन में जो आप मेन पार्ट लेंगे, जो हीट इंजन के लिए मेन पार्ट थे, उनमें आपको आइडल कंडीशंस इंक्लूड करना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जो यहाँ पे आपने सोर्स कंसीडर किया है, यहाँ पे आपने हीट इंजन में जो सोर्स कंसीडर किया है, इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ये कोई बॉडी हो सकता था यहाँ पे, और बॉडी से अगर आप हीट रिमूव करेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बट अगर आप इसका टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, ये T1 को कांस्टेंट करना है, तो आप यहाँ पे रिजर्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो सोर्स यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कार्नोट इंजन में। सोर्स के लिए आप अजम्पशन लेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक हॉट रिजर्वायर विद इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। जब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गया तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
सेकंड, जो आप यहाँ पे सिंक कंसीडर करेंगे, सिंक के लिए भी आपको रिजर्वायर ही कंसीडर करना, आइडल रिजर्वायर कंसीडर करना है। बट यहाँ पे जो रिजर्वायर कंसीडर करेंगे इस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आप कंसीडर करेंगे। एक कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड वार्ड इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर पार्ट है उसका टेम्परेचर हायर होने से उसको हॉट वार्ड यूज किया है, जो लोअर टेम्परेचर है उसको कोल्ड आप यूज करेंगे। कोल्ड रिजर्वायर, इसके लिए भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगा, जिससे हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 that is less than T1. Third, working substance, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे आइडल गैस कंसीडर करेंगे। आइडल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडल गैस जैसी वर्ड आपने यहाँ पे यूज किया तो आइडल गैस के जो एजम्पशंस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे कि आइडल गैस की एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होगा। मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन का एब्सेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड करनी है। तो वेरियस एजम्पशंस आपको यहाँ पे आइडल गैस वर्ड से इंक्लूड हो गए। और भी सब एजम्पशंस आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। वर्किंग सब्सटेंस, जब आप यहाँ पे सोर्स और सिंक के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वर्किंग सब्सटेंस क्योंकि गैस है उसको आपको किसी कंटेनर में फिल करना होगा। तो यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस आपको इंक्लूड करनी है, ये नोट करेंगे यहाँ पे। ये सिलेंडर गैस को फिल करने के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको गैस को किसी सिलेंडर में फिल करना होगा। ये सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल्व्स, ये सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल्व्स बट परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे आपको पिस्टन की रिक्वायरमेंट होगी एंड फिटेड विद परफेक्टली इंसुलेटिंग पिस्टन। इसी में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इंसुलेट, परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिससे जब पिस्टन का मोशन होगा विद रेस्पेक्ट टू सिलेंडर वाल्व्स वहां पे कोई एनर्जी लॉस ना हो, जिससे रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज करें रिवर्सिबल हीटिंग है। परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और एक यहाँ पे आपको परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड कंसीडर करना है। परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड। तो ये सम पार्ट आपको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ये वर्किंग सब्सटेंस को फिल करने के लिए कंडीशन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नोट कर दिया। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, दीज वर्ड से कंफर्म हो जाएगा। जो कंडीशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप ये एजम्पशंस ले रहे हैं। कोई भी मटेरियल की कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। किसी भी प्रैक्टिकल या रियल मटेरियल की हीट कैपेसिटी जब इनफाइनाइट नहीं होगी तो उसके टेम्परेचर में जरूर चेंज आएगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसलिए सोर्स और सिंक जो यहाँ पे ले रहे हैं ये आप आइडली कंसीडर कर रहे हैं। वर्किंग सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल 100% इंसुलेटिंग बिहेवियर नहीं रखता है, कुछ ना कुछ उसका थर्मल कंडक्टिविटी जरूर होगा। इट मींस उससे आउटसाइड में सराउंडिंग्स को कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर जरूर हो जाएगा। कोई भी मटेरियल 100% कंडक्टिंग नहीं हो सकता है, इसलिए जो बेस है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा, उससे हीट जनरेट हो जाएगा, बेसल को भी हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कोई भी मटेरियल 100% स्मूथ नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में एनर्जी जरूर लॉस होगा। तो ये जो एजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सब आइडल कंडीशंस हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसलिए कार्नोट हीट इंजन इज आल्सो नोन एज आइडल और रिवर्सिबल हीट इंजन। ये फिर से आप यहाँ पे ये डायग्राम कंसीडर करेंगे और इसी के साथ आप यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर रेफरेंस लेना है एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम रेफरेंस लेंगे साइक्लिक प्रोसेस के। और ये कोई भी बुक आप पढ़े होंगे कार्नोट साइकिल के लिए तो ये ऑल बुक्स में ये साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन होगा। इसी से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन डिस्कस किया होगा। ये प्रोसेस ये आइसोथर्मल प्रोसेस। और दीज टू पार्ट में आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ए और बी पार्ट पे जाए, ए से बी में और बी से सी में, ये वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं। ए से बी पे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बी से सी पे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो वर्किंग सब्सटेंस के लिए है। एरो मैंने लाइक दिस शो कर दिया। तो ए टू बी प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। This cyclic process consists of 4 individual processes. First process AB is called isothermal expansion at temperature T1. This process isothermal compression
at temperature T2, and B2C and D2A, these two processes are adiabatic processes. This is adiabatic expansion. And this adiabatic compression. तो यहाँ पे टू प्रोसेस में एक्सपेंशन है, टू प्रोसेस में कंप्रेशन है, टू प्रोसेस आइसोथर्मल है, टू प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो ये पहले तो इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट कर दूं कैसे ये प्रोसेस पॉसिबल है। साइक्लिक प्रोसेस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट पे जो आप ये पर्टिकुलर सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर में आपने आइडल गैस के एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिल कर दिया और ये पिस्टन से सिलेंडर को क्लोज कर दिया। अब इस पर्टिकुलर सिलेंडर को आप इस सोर्स के कॉन्टेक्ट में लाएंगे। इट मीन्स इस सोर्स यहाँ पे जो एक अपने ह्यूज वेसल कंसीडर कर लिया, उसमें एक कोई अमाउंट फिल किया हुआ है सोर्स हीट सप्लाई करने के लिए, कोई पर्टिकुलर मटेरियल आप कंसीडर कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर T1 है, वेरी लार्ज अमाउंट है। तो इस पर्टिकुलर ह्यूज वेसल में आपने सिलेंडर को प्लेस कर दिया। उस सिलेंडर का जो बेस पार्ट है, बॉटम पार्ट है, वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। उस कंडक्टिंग बेस से जो भी आपने यहाँ पे मटेरियल फिल किया है उससे हीट सप्लाई होगा वर्किंग सब्सटेंस को। कब तक हीट सप्लाई होगा? जब तक वर्किंग सब्सटेंस का आइडल गैस का टेम्परेचर T1 पे कांस्टेंट ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो इनिशियली ए पॉइंट की जो स्टेट है वो आपको मेंटेन हो गया। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? देखो थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं। जब कभी आप लोग कहीं आपको जाना हो तो कई बार होता है कि आपने घर पे टी बनवा लिया और जल्दी जाना है, तो आप इतनी जल्दी उस टी को नहीं पी पाते हैं ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। तो कई बार उसको आप टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं। कैसे डिक्रीज कराते हैं? किसी वेसल में आपने पानी भर लिया जिसका टेम्परेचर टी के टेम्परेचर से कम है, आप किसी मेटल के अपने ग्लास में टी को फिल किया और उस वेसल में प्लेस कर दिया। तो मेटल थर्मली कंडक्टिंग है, तो टी से हीट ट्रांसफर होगा वाटर को और टी का टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है। एक मैंने रियल आपको एग्जांपल बताया, बट यहाँ पे आपको आइडल एजम्पशंस, वेरियस एजम्पशंस कंसीडर किए हैं। आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का सोर्स लिया है और यहाँ पे आपने किसी सिलेंडर में गैस को फिल किया और प्लेस कर दी। इस बॉटम पार्ट से हीट ट्रांसफर करेगा और तब तक हीट ट्रांसफर करेगा जब तक इस सिलेंडर के इनसाइड में जो आइडल गैस है उसका टेम्परेचर इस सोर्स के टेम्परेचर T1 से मैच ना कर जाए, और जैसे ही मैच करेगा ये हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाए। अब इस गैस में, इस सिलेंडर में जो गैस फिल है उसका टेम्परेचर T1 है। आप चेक करिए, ए पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्रोसेस आइडल गैस पे करना है। ये इंडिकेटर डायग्राम ये साइक्लिक प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस के लिए, आइडल गैस के लिए है। अब यहाँ पे आपने पहले सिलेंडर में गैस का कोई पर्टिकुलर अमाउंट फिल किया हुआ है और ए पॉइंट पे इस पिस्टन की पोजीशन, इस ए पॉइंट के लिए ये पिस्टन की पोजीशन है। अब इस पे सम वेट प्लेस किए हुए हैं। इन वेट से जितना प्रेशर जनरेट हुआ इस गैस के मॉलिक्यूल से जो इनसाइड प्रेशर है उससे बैलेंस हो गया, ये पिस्टन फिक्स हो गया। अब यहाँ से अगर आप सम वेट को यहाँ से रिमूव कर दें तो इनसाइड प्रेशर क्योंकि लार्ज है, आइडल गैस का प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इनसाइड का टेम्परेचर लाइक दिस है कि उसका प्रेशर इसको सब बैलेंस किए हुए है। जब यहाँ से अगर आप ये एक वेट को रिमूव करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर पोजीशन के रेस्पेक्ट में अपवार्ड मूव करेगा। सपोज न्यू पोजीशन ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने इसके रेस्पेक्ट में वेट का डिफरेंस भी शो कर दिया। अब ये जो गैस होगा वो एक्सपेंड कर गया। आप चेक कर सकते हैं इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज हो गया जहाँ पे गैस फिल था, तो ये बी पॉइंट पे आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जब आप इसको एक्सपेंड करा रहे हैं, वेट को रिमूव कर रहे हैं, तो अभी भी जो सिस्टम है वो सोर्स के कॉन्टेक्ट में है। सोर्स में आप वो प्लेस किया हुआ है, जो लार्ज टेम्परेचर T1 वाला रिजर्वायर है उसी में आपने अपने सिलेंडर को प्लेस किया हुआ है। तो टेम्परेचर मेंटेन है T1 पे, ओनली वेट को रिमूव किया तो ये अपवार्ड मूव करके गैस एक्सपेंड कर गया। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है टेम्परेचर T1। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से आप सिलेंडर को सोर्स से रिमूव करेंगे और रिमूव करके परफेक्टली इंसुलेटिंग बेस, जो परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड जो आपको यहाँ पे नोट कराया है, इस स्टैंड पे इस सिलेंडर को प्लेस कर दें। रीजन क्या है कि इसके बॉटम पार्ट से, सिलेंडर के बेस से हीट रिमूव हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता था। उस हीट ट्रांसफर को भी आपको यहाँ पे स्टॉप करना है और स्टॉप करके आप एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अब इस पार्ट पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए बी से सी पे मूव कराना है गैस को। अब यहाँ से फिर से इस वेट को मैंने रिमूव कर दिया और जैसे इस वेट को रिमूव करेंगे ये पिस्टन फिर से मूव करेगा, अपवार्ड मूव करेगा। तो गैस बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी पिस्टन का पोजीशन अपवार्ड मूव किया तो एक्सपेंड हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, अब ये न्यू पोजीशन आ गया। बट यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं है, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो प्रोसेस एडियाबैटिक है, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अब सी पॉइंट पे आ गए। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन से इस सिलेंडर को आप सिंक के कांटेक्ट में लाएंगे। सिंक का टेम्परेचर T2 है। अब इस सिलेंडर को यहाँ पे प्लेस करें। अब यहाँ पे सी से डी पे जाना है। जब इसको इसके कांटेक्ट में आपने प्लेस किया तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब आपने यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं किया और इसको एक्सपेंड किया तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उससे यहाँ पे dq जीरो होने से du प्लस dw पार्ट से ये एक्सपेंशन में
पिस्टन पे वर्क किया एक्सपेंड करने के लिए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज होकर टेम्परेचर लाइक दिस एक्सपेंशन हुआ कि टेम्परेचर सी के इक्विवेलेंट आ गया, और सी पे टेम्परेचर T2 है जो सिंक के टेम्परेचर से मैच करता है। अब सिंक और गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन से यहाँ पे अगर आप वेट को इंक्रीज करेंगे, पहले यहाँ पे 2 वेट है, अब यहाँ पे मैंने जो वेट रिमूव किया था थर्ड वेट आपको फिर से यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब यहाँ पे वेट प्लेस करेंगे तो इस इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो वॉल्यूम यहाँ पे गैस का था, अब की बार यहाँ पे लोअर वॉल्यूम में गैस कंफाइंड रहेगा, मींस वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, गैस कंप्रेस हो गया, बट कंटिन्यूअसली ये सिंक के कांटेक्ट में है तो इसका टेम्परेचर अभी भी T2 पे मेंटेन रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर T2 है। आपने डी पॉइंट तक गैस को कंप्रेस कर दिया। अब डी से ए पे आएंगे, फिर से इस पिस्टन को, इसको सिलेंडर को यहाँ से सिंक से रिमूव करके फिर से इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस करेंगे, और यहाँ पे फिर से आप वेट और इंक्रीज कर देंगे, और लाइक दिस वेट इंक्रीज करेंगे कि हीट ट्रांसफर तो आपको नहीं हो रहा है, ये गैस इस ए पॉइंट तक जो वॉल्यूम है उससे कंप्रेस हो जाए। जब कंप्रेस होगा तो फिर से डाउनवर्ड मूव किया, तो जो ए पॉइंट पे पहले वॉल्यूम था कंप्रेस होने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से मैच करेगा और वॉल्यूम भी ए पॉइंट से मैच करेगा। तो 4 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं गैस पे वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। सभी कोई पॉइंट क्लियर होंगे? एक्सप्रेशन तो इजीली ड्राइव हो जाएगा, बट ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है आइडल गैस पे वो आपको पता होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करें, पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? यस सर। अब यहाँ पे ए टू बी प्रोसेस के लिए आपको फाइंड करना है, ये जो एक्सप्रेशन अभी आपने एफिशिएंसी के लिए फाइंड किया था हीट इंजन के लिए, ये Q1 Q2 को टेम्परेचर से रिलेट करना है, तो हमें Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और Q1 आपको यहाँ पे बताया हुआ है Q1 इज द हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1। यहाँ पे आप नोट करेंगे द हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे कार्नोट इंजन में आइडल गैस है। द हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1, ये हीट का नोटेशन Q1। अब आपको जो हीट ट्रांसफर A टू B प्रोसेस के लिए है वो Q1 है, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडल गैस के लिए हीट ट्रांसफर पे आपको मोर क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, चाहे आप फिर से फाइंड कर लें इंटीग्रल dq फॉर A टू B प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, du प्लस dw करेंगे, और dw को यहाँ पे एक्सपेंशन पार्ट से pdv करेंगे। A टू B प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडल गैस पे परफॉर्म कर रहे हैं तो du वैल्यू 0 होगा। तो इंटीग्रल pdv आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप n मोल्स आइडल गैस का ले रहे हैं, टेम्परेचर A टू B प्रोसेस में T1 पे कांस्टेंट है, B पॉइंट पे A से B तक आपने एक्सपेंड किया है, B पॉइंट पे वॉल्यूम VB और A पॉइंट पे वॉल्यूम VA। अब चेक कर लीजिए यही रिजल्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडल गैस के लिए वर्क डन बताया था, यही पार्ट आपको हीट ट्रांसफर बताया। इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ये आप चेक भी कर सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम में ये हिंट ना किया हो कि हीट टेकन क्या है, हीट रिजेक्शन क्या है, तो आप चेक कर लीजिए B पॉइंट पे A पॉइंट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम की वैल्यू लार्ज है, और ln में जब रेशियो 1 से ग्रेटर होगा तो ln वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होगा ये पर्टिकुलर अमाउंट पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि दिस इज हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस या हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस। आपको पहले बताया कि पॉजिटिव होता है हीट गिवन टू द सिस्टम, तो यहाँ पे गैस आइडल गैस को आप सिस्टम ले रहे हैं तो ये वर्किंग सब्सटेंस को यहाँ पे हीट प्रोवाइड हो रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करेंगे हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस ब्रैकेट में फिर से मैंने आइडल गैस वर्ड यूज कर दिया, टू द सिंक एट टेम्परेचर T2, ये नोटेशन Q2 बताया है। ये फिर से चेक करिए, C से D प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, C से D में हीट रिजेक्शन था सिंक को। फिर से ये नोट नहीं कर रहा हूं मैं इस पार्ट को, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी आइडल गैस के लिए 0 बनेगा, और वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको डिस्कस किया हुआ है nRT, बट टेम्परेचर यहाँ पे T2 है। ln देखो यहाँ पे मैंने आपको ये हिंट किया, अगर ये अमाउंट को चेक करना हो, मैं पहले नोट कर रहा हूँ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू, तो VD बाई VC आता है अगर आप कैलकुलेट करते। तो आप यहाँ कंपेयर करिए D पॉइंट पे और C पॉइंट पे वॉल्यूम को कंपेयर करिए, D पॉइंट पे वॉल्यूम C पॉइंट पे वॉल्यूम से स्मॉल है, तो ये रेशियो 1 से लेस आएगा, तो ये अमाउंट सभी को पता चल गया नेगेटिव बनेगा। इस एक्सप्रेशन में ये जो Q2 अमाउंट है सभी को पता चला नेगेटिव है जी सर। तो जब नेगेटिव होगा तो वर्किंग सब्सटेंस से हीट रिजेक्ट हो रहा है, वही पार्ट आपको यहाँ पे नोट कराया है, बट कितना अमाउंट रिजेक्ट हुआ वो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। तो ये एब्सोल्यूट बनाने के लिए अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन में प्लेस करते तो ये माइनस करते, और माइनस करने से ये माइनस इसको इन्वर्ट कर देता, और ये मैंने अनदर वे में ये हिंट किया कि जब आप एक्सप्रेशन ले रहे हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये Q1 Q2 वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको साइन इंक्लूड नहीं करना है, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसको इन्वर्ट कर। अब ये Q1 Q2 की वैल्यूज टेम्परेचर और वॉल्यूम में आपको फाइंड होगा,
इनको कंपेयर करना है, टेम्परेचर से रिलेट करना है, तो ये रेशियो आपको कंपेयर करने पड़ेंगे, दीज टू रेशियो। और रेशियो फाइंड करने के लिए आप एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया हुआ है। ये पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बताया था, बट हमें इस डायग्राम में वॉल्यूम का कंपेरिजन है और टेम्परेचर का, तो यही पार्ट आपको टी और वी में बताया था। ये इक्वेशन भी बताया आपको, प्रेशर को एलिमिनेट कर देंगे तो ये रिलेशन बनेगा। आप बीसी प्रोसेस के लिए पहले एडियाबैटिक प्रोसेस, बीसी प्रोसेस के लिए आप टी और वी के टर्म्स में एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में डेटा प्लेस करेंगे। बी पॉइंट पे इस इक्वेशन में प्लेस करना है, बी पॉइंट पे टीवी पावर गामा -1 इज इक्वल टू सी पॉइंट पे टीवी पावर गामा -1, ये आपको इक्वेट करना है। तो बी पॉइंट पे टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है VB, T1 VB पावर गामा -1। सी पॉइंट पे आप कंपेयर करें, टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम VC। ये BC प्रोसेस के लिए हो गया। अब जो अनदर एडियाबैटिक प्रोसेस है उस पर अप्लाई करेंगे D2A एडियाबैटिक प्रोसेस। ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे ये रिलेशन को इक्वल करेंगे, तो ए पॉइंट पे टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है VA, डी पॉइंट पे टेम्परेचर है T2 और वॉल्यूम है VD। अब यहाँ पे आप ये रेशियो कंपेयर करें, हमें VB बाई BA और VC बाई BD को कंपेयर करना है। अगर आप इस रिलेशन में इस रिलेशन से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट साइड को डिवाइड किया तो टेम्परेचर एलिमेंट हो गया, VB बाई BA पावर गामा -1 इज इक्वल टू VC बाई BD पावर गामा -1। अगर यहाँ पे टू डिफरेंट क्वांटिटीज के पावर वाले रिजल्ट्स मैच करते हैं और पावर मैच करेगा तो बेस पार्ट भी मैच करेगा, तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया रेशियो VB बाई BA इज इक्वल टू VC बाई BD। अब इस रेशियो को आप Q1 बाई Q2 टेम्परेचर से आपको रिलेट करना था, nRT1 ln VB बाई BA डिवाइडेड बाई nRT2 ln VC बाई BD, और आप कंपेयर कर सकते हैं, ये रेशियोज मैच करते हैं तो लॉग वैल्यू भी मैच करेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो कार्नोट साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन पता चल गया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल आपको पता चल गया। मैंने फाइंड तो किया ये हीट इंजन के लिए, बट दिस इज वैलिड फॉर एनी डिवाइस बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, और कार्नोट का जो साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है। यही कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए भी वैलिड होगा, यही कार्नोट हीट पंप के लिए भी वैलिड होगा। जितनी भी रिवर्सिबल डिवाइस बनेंगी वो सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एनी डिवाइस बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल और रिवर्सिबल साइकिल। फिर से रेफ्रिजरेटर के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन में जो रिलेशन बताया वो सभी डिवाइस के लिए कर दिया। अब कार्नोट हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी वाले पार्ट पे जाइए, हीट इंजन के लिए 1 - Q2 बाई Q1 आपको बताया है, तो ये रिलेशन, ये रेशियो इन्वर्ट करेंगे तो 1 - T2 बाई T1 में कन्वर्ट होता है। और इस एक्सप्रेशन में आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई अनदर इंजन आप लेते तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो मास पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, उसकी स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। इट मींस ये फॉर्म में जो एफिशिएंसी है Q1 Q2 के टर्म्स में जो एफिशिएंसी है, ये वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि आपने मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक कौन सा गैस लिया है, उसका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर चेंज हो जाता है, उसका कितना अमाउंट लिया है, तो नेचर और अमाउंट दोनों पे डिपेंड करता है इस फॉर्म से। बट इस पार्ट पे जाइए, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन और रिवर्सिबल इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। मैंने स्टार्टिंग से n मोल कंसीडर किए हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये अमाउंट है, बट अमाउंट का एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं है। आप 1 मोल लेते, 10 मोल लेते, 20 मोल लेते, अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर T1 T2 हैं तब ये रिजल्ट सेम आए। तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, देखो नेचर का जो वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है कि आप मोनोटोमिक से डायटोमिक पे जा रहे हैं, बट आपको इंक्लूड वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस में आइडल गैस ही करना है। अगर आइडल गैस के अलावा आप कोई रियल गैस कंसीडर कर लेंगे तब ये रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आइडल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो उसको मॉलिक्यूल के म्यूचुअल इंटरेक्शन में आपको कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रियल गैस लेंगे तो वहाँ पे रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा, तो उनके रिलेटिव मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी का पार्ट, हीट का कुछ पार्ट वहाँ पे यूज हो जाएगा, जिससे आपको वहाँ पे लेस वर्क मिलेगा। तो ये जो पार्ट है सिस्टम इनिशियली सेम स्टेट में रिटर्न करेगा,
तो आइडल गैस के केस में ऐसा पॉसिबल है कि सेम अमाउंट से आप हीट ट्रांसफर करके आप उसको इनिशियल स्टेट में रिटर्न कर पाए। अदरवाइज सेम स्टेट में रिटर्न करने के लिए आपको मोर अमाउंट में हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, या लेस वर्क होगा तो वहाँ पे, और लेस वर्क होगा तो सिस्टम इनिशियल स्टेट में रिटर्न नहीं करेगा। तो ये कंडीशन होना तो चाहिए आइडल गैस ही, बट वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, इस नेचर से इंडिपेंडेंट है। रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, इस नेचर से इंडिपेंडेंट। अब ये आपको एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज करना है तो ये रेशो को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप सोर्स और सिंक को सेम यहाँ पे फिक्स कर दें कि एक सोर्स आपने कंसीडर किया जिसका टेम्परेचर T1 है, सिंक आपने कंसीडर किया जिसका टेम्परेचर T2 है, उसमें आप कोई टू डिफरेंट कार्नोट इंजन कंसीडर कर रहे हैं। टू डिफरेंट कार्नोट इंजन का मीनिंग क्या है कि वर्किंग सब्सटेंस को आपने चेंज कर दिया। आइडल गैस कंसीडर किया, एक में मोनोटोमिक, एक में डायटोमिक, तो चाहे जितने आप सोर्स और सिंक के और रेफरेंस फिक्स करके आप कितने आप रिवर्सिबल इंजन कनेक्ट कर दें बीच सोर्स और सिंक में, उनका एफिशिएंसी सेम है। रिवर्सिबल के लिए एफिशिएंसी सेम बनेगा, और ये एफिशिएंसी ऑलवेज रिवर्सिबल इंजन से ग्रेटर बनेगा। ये कार्नोट थ्योरम आप पढ़ते हैं। अगर सोर्स और सिंक में आप डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम आएगी, जो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंट कर दिया है। जो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर अमाउंट से इंडिपेंडेंट होगा, तो आप डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन फॉर्म करने के लिए आप या तो नेचर या अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस का चेंज करेंगे। सोर्स और सिंक सेम रखेंगे, और सोर्स और सिंक सेम रखा है। एक सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2, ऑल थ्री इंजन के लिए। टू इंजन यहाँ पे रिवर्सिबल है, एक इंजन इरिवर्सिबल है, तो these थ्री इंजन में सोर्स और सिंक थ्री इंजन के लिए सेम रखे हैं, तो एफिशिएंसी रिवर्सिबल का मैच करेगा और इरिवर्सिबल से ग्रेटर आएगा। यही कंडीशन जो आपको मैंने इस साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक प्रोसेस आइडल गैस के लिए डिस्कस किया है, तो एक पार्ट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं। डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको आज मैंने चेंज इन एंट्रोपी जब डिस्कस किया है तो ये स्टेटमेंट आपको नोट कराया हुआ है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 आता है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, कार्नोट साइकिल वर्ड यूज हो, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट हीट पंप, कोई भी वर्ड आए, रिवर्सिबल और आइडल, these थ्री कोई भी वर्ड हो किसी भी डिवाइस के लिए, तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको 0 बताया है। अब इस यूनिवर्स को यहाँ पे जब आप सिस्टम और सराउंडिंग में नोट करेंगे, तो सिस्टम यहाँ पे है वर्किंग सब्सटेंस, और सराउंडिंग्स है यहाँ पे रिजर्वायर, सोर्स और सिंक। तो यूनिवर्स के लिए यहाँ पे ओनली 3 पार्ट कंसीडर करने हैं। these 3 पार्ट के अलावा कोई और यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। तो वर्किंग सब्सटेंस सिस्टम हो गया, सोर्स और सिंक सराउंडिंग्स हो गए। अब आपको यहाँ पे कंफर्म है कि जो एंट्रोपी है, ये पॉइंट पे अलर्ट रहेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एक कॉमन स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में नोट कराया है, आज किसी ने डाउट पूछा था दैट टाइम पे मैंने ये हिंट भी किया कि मैंने स्टेटमेंट नोट कराया है। फॉर एनी स्टेट फंक्शन चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0। ये स्टेटमेंट रिकॉल हो रहा होगा। और एग्जाम्पल पे जाइए, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल में इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी भी नोट कराया हुआ। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर साइक्लिक प्रोसेस 0 बनेगा। तो डेल्टा एस फॉर वर्किंग सब्सटेंस, मैं कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं रिकॉर्ड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस क्योंकि जिस स्टेट से स्टार्ट हो रहा है उसी स्टेट में रिटर्न कर रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस है। और रिवर्सिबल नॉट, अगर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होता तभी जरूरी नहीं कि 0 बने। तो ये वर्किंग सब्सटेंस के लिए भी साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन से 0 बना। यूनिवर्स के लिए 0 बना रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की कॉरस्पॉन्डिंग, रिवर्सिबल वर्ड से यूनिवर्स के लिए और सिस्टम के लिए साइक्लिक प्रोसेस वर्ड से। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये सोर्स और सिंक के लिए एंट्रोपी चेंज का सम 0 बनेगा। अगर कहीं आगे रिक्वायर्ड होगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 20, चलिए इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 12, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 12। स्टेटमेंट रीड हुआ? Yes, sir. An amount of heat Q is transferred from a heat reservoir
at temperature TA to another heat reservoir at temperature TB. What is the change in entropy delta S of the combined system? देखो इसको आप मैंने कार्नोट इंजन के तुरंत बाद ये प्रॉब्लम नोट कराया, इसका मतलब ये नहीं कि कार्नोट इंजन पे बेस क्वेश्चन है, जस्ट जो आगे मुझे पॉइंट डिस्कस करना था उसमें आपको जो इस प्रॉब्लम के लिए प्रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे 2 रिजर्वायर है कंबाइंड सिस्टम में, वर्किंग सब्सटेंस नहीं है। जब तक हीट इंजन का वर्ड यूज ना करे, कार्नोट इंजन का वर्ड यूज ना करे, वहां वर्किंग सब्सटेंस इंक्लूड नहीं होगा। ओनली 2 रिजर्वायर है यहाँ पे, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर हो रहा है। एन अमाउंट ऑफ हीट Q is transferred from a heat reservoir at temperature TA to another heat reservoir at temperature TB. What is the change in entropy of combined system? So delta S for combined system can be written as delta S for reservoir A plus delta S for reservoir B. Integration dq by T for reservoir A, इंटीग्रेशन dq by T for reservoir B. और रिजर्वायर का आपको मैंने हिंट किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ए रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है TA पे। इंटीग्रेशन dq फॉर रिजर्वायर A, इंटीग्रेशन B रिजर्वायर का टेम्परेचर TB पे कांस्टेंट है, इंटीग्रल dq फॉर रिजर्वायर B। अब आपको स्टेटमेंट में ये मेंशन किया हुआ कि हीट कहां से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है। रिजर्वायर B को प्रोवाइड हो रहा है तो ये अमाउंट प्लस आएगा, रिजर्वायर A से रिमूव हो रहा है तो ये अमाउंट नेगेटिव आएगा, और अमाउंट आपको दिया हुआ है तो माइनस Q बाई TA प्लस Q बाई TB। अब ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चेंज इन एंट्रोपी के मोर प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस किए हैं, ये रिजर्वायर कॉन्सेप्ट पहले बताया हुआ है, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डिस्कस करना था पेज नंबर 20 पे, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 2। A Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2 with T1 greater than T2. During each cycle, an amount of heat Q1 is extracted from the reservoir at temperature T1 and amount Q2 is delivered to reservoir at temperature T2. Which of the following statement is incorrect? अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते जाइए और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये हीट इंजन के लिए कंडीशन बताया, वर्क डन पर साइकिल, यही फॉर्म मैंने आगे यूज किया है, चेक कर सकते हैं। वर्क डन पर साइकिल से यही पार्ट आया। एक एक्स्ट्रा कंडीशन और यहाँ पे यूज होगा जो आपको ड्राइव करा दिया है, और इफिशियंसी आप डिफाइन करते हैं पर साइकिल। फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, वर्क डन इन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2, करेक्ट होगा। जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये सारे एक्सप्लेनेशंस, ऑल ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन इन्हीं आर्टिकल्स में इंक्लूड हो गए। वर्क डन पर साइकिल Q1 माइनस Q2 बताया हीट इंजन में, जो कार्नोट हीट इंजन के लिए भी करेक्ट है। जब ये फॉर्म मैंने यूज कर लिया तो वर्क डन पर साइकिल यहाँ पे भी तो Q1 माइनस Q2 हुआ, इसी को तो सिर्फ टेम्परेचर में कन्वर्ट किया है विद दिस कंडीशन। तो फर्स्ट स्टेट ऑप्शन करेक्ट है, वर्क डन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, आप चेक कर लीजिए इस पार्ट को, इसी रेशियो को आप Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 नोट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे जाइए, एंट्रोपी ऑफ वाटर रिजर्वायर डिक्रीजेस। यहाँ पे आपको ये हिंट किया सोर्स से हीट रिमूव कर रहे हैं, Q1 अमाउंट रिमूव कर रहे हैं, तो आप चेक करिए यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वाटर रिजर्वायर इस फॉर्म से आप फाइंड कर सकते थे। डिक्रीज हो रहा है तभी तो माइनस आया, सेम मेथड से आप फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वाटर रिजर्वायर, सोर्स से आपने Q1 अमाउंट रिमूव किया तो माइनस आ गया रिमूवल से, और उसका टेम्परेचर T1 है। Q1 अमाउंट एब्सोल्यूट है, T1 अमाउंट एब्सोल्यूट है, ये रेशियो पॉजिटिव हुआ और उस माइनस से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स क्या बना, नेगेटिव आया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट को रीड करिए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एंड टू रिजर्वायर इंक्रीजेस। मैंने आपको ये आर्टिकल में कि आगे रिक्वायर्ड होगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जीरो बताया है, पहले भी हिंट किया कि रिवर्सिबल के लिए जीरो होता है। these थ्री पार्ट, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज जीरो है, तो क्या यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, बोलिए। तो ये डी ऑप्शन आपको यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, ऑल पार्ट मैंने कार्नोट इंजन, हीट इंजन में वो डिस्कस किया हुआ है जो इसके लिए रिक्वायर्ड थे। मैंने ऑल फोर ऑप्शन को यहाँ पे हिंट कर दिया। हमको फर्स्ट लॉ डिस्कस हो गया, फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस डिस्कस हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। सेकंड लॉ एक साथ ऑल स्टेटमेंट आ जाए। आपको मैंने पहले चेंज इन एंट्रोपी बताया, हीट इंजन बताया, रेफ्रिजरेटर बताया, तो डिफरेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको हो गया। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपको न्यू लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो आप सेकंड लॉ से आप उसको लिमिटेशन को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड लॉ
अगर वायलेट होगा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में तो वो प्रोसेस अलाउड नहीं होगा। तो जिस प्रोसेस के लिए, जिस डायरेक्शन के लिए सेकंड लॉ वायलेशन होगा वो प्रोसेस, वो डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, वो प्रोसेस फॉरबिडन हो जाएगा। तो जो लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की कि वो करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं बताता है, प्रोसेस पॉसिबल होगा या नहीं, प्रोसेस अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा वो नहीं बताता है, वो सेकंड लॉ बताएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग आप 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट और इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। फर्स्ट स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अगर मैं आपको पहले हीट इंजन डिस्कस नहीं करता तो आप ये मेमोराइज करते, जो सबसे पहले हो सकता है सम कैंडिडेट मेमोराइज करते भी आए होंगे, बट हीट इंजन को आप चेक करिए। ये मैंने आपको मेन पार्ट बता दिया, इसका डेफिनेशन बता दिया, इसका एफिशिएंसी बता दिया। कोई हीट इंजन आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो ये मेन पार्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे, सोर्स भी रिक्वायर्ड होगा जिससे हीट रिमूवल होगा, वर्किंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, सिंक की रिक्वायरमेंट होगी। कोई ऐसा आप हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसमें आप सिंक को कोई अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ना करें और उसे वर्क ओपन करें। इस पार्ट के लिए सेकंड लॉ वैलिड है। अगर ऐसा इसमें कोई चेंज करते हैं कि अगर विदाउट सिंक आप हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा। वही यहाँ पे स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के लिए है, तो आप नोट करेंगे इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct a device operating in cycle, like this भी आप नोट कर सकते थे, to construct a cyclic device that takes heat from source or higher temperature body and converts into mechanical work completely. सम पार्ट जरूर हीट का सिंक को ट्रांसफर करना पड़ेगा, विदाउट लिविंग एनी चेंज एनीवेयर। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी के लिए स्टेटमेंट, अगर पॉसिबल करेंगे तो सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहीं ना कहीं हीट इंजन का पार्ट आ रहा है, जो पहले मैंने हीट इंजन आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर की करस्पॉन्डिंग, आप अगर स्टेटमेंट को रिकॉल कर पाए तो इसको आप नोट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोल्ड बॉडी से हीट रिमूवल होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। अगर आप कंप्रेसर वहां पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप रेफ्रिजरेटर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन डिवाइस वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग इन साइकिल unaided by एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल एजेंसी। कोई अनदर पार्ट आपको उस डिवाइस के आउटर में कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। टू ट्रांसफर हीट और टू कन्वे हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इम्पॉसिबिलिटी के लिए है। इट मींस अगर आपको किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हीट ट्रांसफर करना है तो जरूर कोई आपको एक्सटर्नल पार्ट उस डिवाइस के आउटर में किसी पार्ट से वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क आप ये हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और इसी में आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे क्लॉसियस स्टेटमेंट को, हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट नॉट हुए, अगर कोई एक स्टेटमेंट का वायलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली अनदर स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाएगा, और डी स्टेटमेंट का वायलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन हो जाएगा। एक थर्ड स्टेटमेंट आप नोट करेंगे रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। इसमें प्रोसेस अलाउड होंगे, क्या प्रोसेस फॉरबिडन होंगे, किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा।
any process that starts from one equilibrium state and ends in another equilibrium state. Will go in the direction that cause the entropy of universe. यूनिवर्स के लिए सिस्टम और सराउंडिंग जो आपको पहले हिंट किए हुए हैं. टू इंक्रीज, और इंक्रीज होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, नेचुरल प्रोसेस के लिए, और रिमेन्स कांस्टेंट. इरिवर्सिबल के लिए इंक्रीज करेगा और रिवर्सिबल के लिए कांस्टेंट रहेगा. तो कोई प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा वो आप यहाँ पे मैंने नोट करा दिया. जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एंट्रोपी या तो इंक्रीज करे या कांस्टेंट आए. इरिवर्सिबल के लिए इंक्रीज करेगा श्योरली, और रिवर्सिबल के लिए कांस्टेंट होगा. जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा वो प्रोसेस अलाउड नहीं होंगे, वो डायरेक्शन फॉरबिडन हो जाएंगे. तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी. इसी को मैथमेटिकल फॉर्म आप जो डेफिनेशन मैंने एंट्रोपी चेंज का बताया उससे रिलेट करके नोट कर सकते हैं. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी आपको हिंट किया था. यहाँ पे एजम्पशन था कि इनफाइनेटिसिमल प्रोसेस के लिए ये कंडीशन रिवर्सिबल के लिए आएगा. और जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी थ्योरम्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पहले आप फाइंड करते हैं, फिर क्लोज पे जाते हैं, फिर ओपन सिस्टम, जो मोस्टली सिस्टम रियलिस्टिक सिस्टम ओपन सिस्टम को बिलोंग करते हैं. तो जितने भी थ्योरम हैं, जितने भी आपको पहले रिजल्ट्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आइसोलेटेड के लिए करेक्ट होते हैं. तो ये रिजल्ट आप चेक करेगा, जो कंडीशन यूनिवर्स पे था वही सिस्टम पे अप्लाई हो गया. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तो ये ग्रेटर देन बने. तो अगर बोथ प्रोसेस के लिए कंबाइन करना हो, समटाइम ये फॉर्म पढ़ेंगे और इसी पार्ट को समटाइम आप लाइक दिस नोट करेंगे dq इज इक्वल टू tds. बट ये दोनों फॉर्म रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, दोनों सेम फॉर्म है. अगर आप इरिवर्सिबल के लिए नोट करेंगे तो इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज ग्रेटर आता है. यहां से आप इसको कंपेयर करें तो dq लेस देन बनेगा. ये इरिवर्सिबल के लिए है. अगर बोथ प्रोसेस की कंडीशन को कंबाइन करें तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज लेस देन और इक्वल टू tds. और इसी पार्ट से जब लार्ज ये फाइनेटिसिमल प्रोसेस के लिए हिंट किया, और जब इसे लार्ज प्रोसेस के लिए आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे, तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे नोट कराया है, जो पहले चेंज इन एंट्रोपी के डेफिनेशन के टाइम पे हिंट हो गया है, ये फिर से आप यहाँ पे चाहें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज जो अभी स्टेटमेंट बताया वो आप नोट कर सकते हैं. कब जीरो है कब नॉन जीरो है वो स्टेटमेंट में यहाँ पे फिर से नोट करा दिया है, पहले आपको बताया हुआ है. सिस्टम के लिए एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, अनचेंज भी रह सकती है, बट सराउंडिंग के लिए कभी डिक्रीज, इसके यूनिवर्स के लिए कभी डिक्रीज नहीं करेगी. सिस्टम के लिए इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, सराउंडिंग के लिए इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, बट यूनिवर्स के लिए कभी डिक्रीज नहीं है. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कभी डिक्रीज नहीं है. तो जब तक सिस्टम का नेम वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज, या अगर जस्ट सिस्टम वर्ड है, तो एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है. तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है तो ये रॉन्ग हो गया. यूनिवर्स के लिए डिक्रीज नहीं होता है, वो मैंने आपको ऑल टाइम यही हिंट किया है यूनिवर्स के लिए. शिट. जो भी आपको कार्नोट साइकिल के लिए पीवी डायग्राम डिस्कस किया था, उसको आप एंट्रोपी और टेम्परेचर डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. समटाइम आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा तो पीवी डायग्राम पे आप कंपेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम पे भी कंपेयर कर सकते हैं. तो ये डायग्राम अभी आपको डिस्कस किया था इसके डेरिवेशन पार्ट के लिए, ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे बताएं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ये सब वहाँ पे नोट कर देंगे.
इसका इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम आपको नोट करना है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अभी आपको ये सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म बताया है, dq। अगर आपको q1 कैलकुलेट करना हो, हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस, इंटीग्रल dq फॉर प्रोसेस ab, यही पार्ट को आप एंट्रोपी चेंज से फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस भी रिवर्सिबल है और इंडिविजुअल प्रोसेस भी यहाँ पे रिवर्सिबल है। तो ए टू बी प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि टेम्परेचर T1 पे कांस्टेंट है। इंटीग्रल TdS अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इसको आप नोट कर सकते थे एरिया अंडर दैट TS डायग्राम, बट ये कंडीशन है कि S इंडिपेंडेंट एक्सिस पे होना चाहिए। ये पॉइंट आगे जब कोई और डायग्राम TS डायग्राम में शेप दिया होगा तो इजीली ये आप डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ये आप सभी को क्लियर रहेगा जो मैंने स्टेटमेंट बोला, एरिया अंडर द कर्व ऑन TS डायग्राम। जो भी पीवी डायग्राम के लिए मोर टाइम आपको स्टेटमेंट हिंट किया, इसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और एरिया में फिर से आपको यूनिट नहीं चेक करना कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आना चाहिए। इस टीएस डायग्राम में जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आपको एरिया वाला कांसेप्ट लेना है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा सभी को? yes, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्योंकि टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है और ये इंटीग्रल ds, these टू पॉइंट पे एंट्रोपी चेंज से भी फाइंड कर सकते हैं। बी पॉइंट पे एंट्रोपी SB और ए पॉइंट पे एंट्रोपी SA। अगर ये एंट्रोपी की वैल्यू दी होगी तो इस पार्ट से फाइंड कर सकता है। बट यहाँ पे अब आपको कंफर्म है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस टेम्परेचर डायग्राम में टेम्परेचर एक्सिस के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। सभी को कंफर्म हो गया ये बात? आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ए बी प्रोसेस मैंने यहाँ पे शो कर दिया। कैसे कैलकुलेट करना है ये Q1 आप ये डेफिनेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और इसी में अभी आपको ये बताया कि एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व आप ये कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया और ये एरिया आप निकाल सकते हैं। बी पॉइंट पे एंट्रोपी SB और ए पॉइंट पे एंट्रोपी SA, तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Q2 आपको अगर कैलकुलेट करना है तो फिर से आप इंटीग्रल dq अप्लाई करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस CD के लिए आपको ये फाइंड करना है, C से D पे जा रहे हैं, बट फिर से एंट्रोपी TdS पार्ट से फाइंड करेंगे और टेम्परेचर T2 पे कांस्टेंट है, इंटीग्रल ds T2 SD माइनस SC, ये पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे these टू पार्ट में आपको कंफर्म है T1 T2 में T2 वैल्यू लोअर है। सभी को कंफर्म है ये पार्ट, आपको पहले नोट भी कराया हुआ है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T2 फिर से कांस्टेंट लाइन आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, बट T1 वैल्यू से लेस में आए। ये T1 के लिए और ये T2 के लिए। अब ये जो पार्ट है यहाँ फिर से एरिया अंडर द कर्व आप यूज कर सकते हैं। अब की बार आपको यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे इंक्लूड होगा। पहले आपको ये टोटल एरिया इंक्लूड करना है, एरिया अंडर द कर्व करिए, वर्टिकल लाइन शो करते हैं ये पार्ट। ए बी प्रोसेस के अंडर का एरिया मैंने ग्रीन से शो कर दिया और C टू D प्रोसेस के अंडर का एरिया आपको मैंने रेड से शो किया। अब वहां पे आप चेक कर सकते हैं B और C और D टू A ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। B, C एंड D, A आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप कंडीशन अप्लाई करें DQ इक्वल TdS, तो ये इक्वलिटी साइन आया और D की वैल्यू एडियाबैटिक वाली कंडीशन से 0 हो गया। तो दीज टू पार्ट के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। एंट्रोपी अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रहे, क्योंकि आपको मैंने हिंट किया सिस्टम के लिए इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, यूनिवर्स के लिए 0 आता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 बनेगा। तो ये पार्ट आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया। तो वर्किंग सब्सटेंस के लिए भी यहाँ पे ये पार्ट जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। और B से C पे जा रहा है और B से C पे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंशन पार्ट में जो एंट्रोपी होगा वो इंक्रीज करेगा। वो आप चेक भी कर सकते हैं, जो रेशो पार्ट आ रहा था वो ln V/VC पार्ट आता है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, या आप टेम्परेचर्स को कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं टेम्परेचर पार्ट से रिलेट कर लेंगे, तो दीज पार्ट से आपको कंफर्म रहेगा कि ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को वर्टिकल लाइन से एंट्रोपी कांस्टेंट किया कन्वर्ट कर। इंडिविजुअल पॉइंट्स पे आप एंट्रोपी को चेक कर सकते हैं कि A से B पे जाने पे एंट्रोपी इंक्रीज होगा, B से C पे जाने पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, C से D पे जाने पे। तो ये इस पीवी डायग्राम के इक्विवेलेंट जो यहाँ पे TS डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगुलर बन गया। बट मैं आपको एक बार ये हिंट कर दूं कि जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आपको ये जब प्रॉब्लम में आप इनको TS डायग्राम को फेस करेंगे तो जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आपको रेक्टेंगल ही हो, कोई भी शेप हो सकता है। बट उसमें आपको अगर एफिशिएंसी फाइंड करना हो या Q1 Q2 फाइंड करने हो तो ये मेथड जो आपको मैंने यहाँ सजेस्ट किया है वो आप एरिया अंडर द कर्व से, या आपको कोई फॉर्म दिया तो आप इंटीग्रल करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब दीज टू का डिफरेंस करना है वर्क डन फाइंड करने के लिए, Q1 माइनस Q2। ये दोनों अमाउंट आप चेक कर सकते हैं, ये अमाउंट ग्रीन से मैंने शो किया और Q1 पार्ट को और Q2 को रेड से शो किया है। जब ये डिफरेंस करेंगे तो ये एरिया आपको कंफर्म हो जाएगा। ओनली ये पोर्शन कंसीडर करना है, एरिया एनक्लोज बाय द साइड, ये एरिया आपको कंसीडर करना है। ये ऑब्लिक लाइन शो कर दे रहा हूँ ब्लू से।
ओनली ये एरिया आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि वर्क डन एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल। तो इस पर्टिकुलर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने हिंट कर दिया, बट इस पर्टिकुलर डायग्राम के इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम में अगर आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो पीवी डायग्राम पे इफिशियंसी वर्क डन बाय हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वर्क डन एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल और हीट टेकन एरिया अंडर द कर्व एबी। सेम मीनिंग यहाँ पे है, हीट टेकन एबी प्रोसेस के अंडर का एरिया आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल, तो दीज एरियाज को कंपेयर करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पर हिंट कर दिया, हीट टेकन एरिया अंडर द कर्व एबी। मैंने इसको रेफरेंस लेके हिंट किया है, जिस प्रोसेस में सोर्स से हीट टेकन हो रहा होगा उस प्रोसेस के अंडर का एरिया आपको कंसीडर करना है। ये जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं सभी को कंफर्म रहेंगे? बोलिए। Yes, sir. Yes. पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8। पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8। A reversible engine cycle is shown in the following TS diagram. ये आपको TS डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस शो किया हुआ है। इसके लिए टेम्परेचर 2T1, इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर T1, इस पॉइंट के लिए एंट्रोपी S1, इस पॉइंट के लिए एंट्रोपी 2S1 और इस पॉइंट के लिए एंट्रोपी 3S1। बट यहाँ पे आपको इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन फाइंड करना है और ये कहीं कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे हीट ट्रांसफर है, कहाँ स्टेटमेंट में कहाँ पे हीट रिजेक्शन है। तो आप ये डायग्राम से चेक कर सकते हैं। अगर मैंने ये पॉइंट को ए नोट कर दिया, इसको बी, इसको सी, जो डायग्राम में हिंट नहीं दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर किसी सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ये बेसिक पार्ट में आपको मैंने बता दिया चेंज इन एंट्रोपी के डेफिनेशन के टाइम पे। ये आपको इस डेफिनेशन से मैंने हिंट दिया dQ/T से कि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। जैसे इसका अपोजिट पार्ट आप चेक कर सकते हैं, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आए तो ये हीट टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अगर ये नेगेटिव आए तो हीट रिजेक्टेड बाई वर्किंग सब्सटेंस होगा। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर ए से बी पे जा रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है वर्किंग सब्सटेंस का कब होगा? जब उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हीट टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस है ए टू बी प्रोसेस के लिए। सभी को क्लियर हुआ? बी टू सी के लिए भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो ए टू बी और बी टू सी के लिए हीट टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस है। बट अगर आप सी से ए पे आए तो आप चेक कर सकते हैं एंट्रोपी 3S1 से S1 हो गया, एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। तो सी से ए प्रोसेस पे जब वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न करेगा तो इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट करेगा, वर्किंग हीट रिजेक्टेड बाई वर्किंग सब्सटेंस है। तो जो अप्रोच मैंने यहाँ पे बताया इस पार्ट में कि प्लस होगा माइनस होगा, कैसे आपको फाइंड करना है, तो शेप चेंज हुआ बट अप्रोच अभी भी सेम है। तो यहाँ पे आप Q1 फाइंड करेंगे, हीट टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस। तो Q1 इज द एरिया अंडर द कर्व ABBC। एरिया अंडर द कर्व AB plus BC। Q2 heat rejected by working substance। area under the curve CA। W Q1 minus Q2 area enclosed by the cycle ABC। अब ये एरियाज आप कंपेयर कर सकते हैं। इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको W/Q1 कैलकुलेट करना है। ये साइक्लिक ABC ये साइक्लिक प्रोसेस का एरिया फाइंड करने के लिए आप इसको 2 राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर आप फाइंड कर लें तो टोटल एरिया ट्रायंगल के लिए इसका डबल है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? जो ABC ये ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, जो मैंने शेडेड रेड पोर्शन से राइट एंगल ट्रायंगल शो किया है, उसका जो डबल है। Yes, sir. तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस। बेस आप एंट्रोपी चेंज से फाइंड करेंगे S1
और हाइट, दीज टू के डिफरेंस से फाइंड करेंगे T1। ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया आ गया। अनदर राइट एंगल ट्राइंगल के ये भी एरिया सेम बनेगा। अब Q1 वैल्यू फाइंड करना है तो AB के अंडर का एरिया, ये ट्राइंगल पार्ट और ये शेडेड पोर्शन, BC के अंडर का एरिया, ये ट्राइंगल रिमेनिंग ट्राइंगल पार्ट और ये शेडेड पोर्शन, और ये शेडेड पोर्शन रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में इस टोटल ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड कर दें तो Q1 है। और ये रेक्टेंगल का एरिया आपको यहाँ पे कंफर्म है, 3S1 से S1 डिफरेंस करेंगे तो ये वाली साइड पता चल गया, और ये वाली साइड T1 है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया ट्वाइस T1 S1 ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल का एरिया है, और यहाँ से दीज को आपने ऐड किया तो ये T1 S1 ट्राइंगल का एरिया है। तो T1 S1 डिवाइडेड बाई 3 T1 S1, तो ये 1/3 इफिशियंसी आ गया। फर्स्ट ऑप्शन करता हूँ। देखो आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए मुझे सम मोर पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, बाकी खुद से कैलकुलेट करना होता है तो इसी पार्ट से ये कंफर्म हो जाता है। तो इसका बेनिफिट लीजिए आप, इसको जरूर, जो मैं नोट कराता हूँ थ्योरी पार्ट में या प्रॉब्लम के थ्रू, तो जरूर एक बार पढ़ लिया करें। पढ़ेंगे नहीं तो आप अपनी मेमोरी, अपने नॉलेज, खुद पहले की नॉलेज से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको डाउट आएंगे, मिस्टेक्स होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करें। An idle engine takes 1000 calories of heat at 627 degree centigrade from source and rejects some part of this heat or it to the sink at 27 degree centigrade. Find the efficiency of heat engine and work done per cycle. तो यहाँ पे जैसे ही आपको वर्ड इंक्लूड हुआ आइडल हीट इंजन, आइडल, आर नॉट, रिवर्सिबल, बीज कोई भी वर्ड यूज होगा तो आपको कंफर्म हो गया कि Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। हीट ट्रांसफर एट टेम्परेचर T1 एंड ये Q1, हीट ट्रांसफर Q2 एट टेम्परेचर T2। तो हीट ट्रांसफर रेशो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एट रेशो ऑफ टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल, ये आपको कंडीशन बीज वर्ड से कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको T1 T2 दिए हुए हैं, आपको इफिशियंसी का एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन आपको कंफर्म हो गए, 1 - Q2/Q1 एंड 1 - T2/T1। आपको Q1 Q2 में कोई एक पार्ट बताया, वो हीट ट्रांसफर नहीं पता, बट टेम्परेचर्स बोथ पार्ट के लिए पता है, सोर्स के लिए भी और सिंक के लिए भी। तो पहले आपको इफिशियंसी फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपको ये हिंट किया था कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे यूज करना है। तो सिंक का टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे 27 दिया है, केल्विन पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। सोर्स का टेम्परेचर भी सेंटीग्रेड स्केल पे दिया है, केल्विन पे कन्वर्ट करेंगे और ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब चाहे तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज करके Q1 वैल्यू दिया है, T1 T2 दिए हैं, Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी इफिशियंसी के एक्सप्रेशन को यूज करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर। जब डायरेक्ट ये वर्क डन फाइंड करना होगा तो ये फॉर्म आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। A reversible heat engine is working between source and sink whose temperature difference is 75 degree centigrade. If it takes heat 746
joule of heat from source and rejects 546 joule of heat to the sink. Find the temperatures of source and sink. यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर की वैल्यूज गिवन है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है और सोर्स और सिंक के टेम्परेचर फाइंड करना। तो रिवर्सिबल का हीट इंजन वर्ड से आपको ये कंफर्म हो गया, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल। यहाँ पे 746 सोर्स के लिए हीट ट्रांसफर जो नोटेशन Q1 बताया है, 546 सिंक के लिए है जो Q2 नोटेशन बताया है। अगर आप सोर्स का टेम्परेचर T1 ले रहे हैं तो सिंक का टेम्परेचर सोर्स से लेस होगा, जो T2 वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सिंक टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ सोर्स टेम्परेचर आप रिलेट कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके आप सोर्स का टेम्परेचर फाइंड करेंगे और सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में 75 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, तो आप सिंक का टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, टेम्परेचर पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया, राइट साइड में 546 T1, सेम साइड लाएंगे, टेम्परेचर वाले पार्ट को सेम साइड लाएंगे, ये माइनस वाला पार्ट राइट में 75 इंटू 746 और दीज टू पार्ट का डिफरेंस 200 बनेगा। ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 279.75 279.75 किस स्केल पाएगा? केल्विन पे। ये फॉर्म केल्विन के लिए करते हैं। इस स्टेप में डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। सिंक का टेम्परेचर फाइंड कर लीजिए। अगर सेंटीग्रेड स्केल पे फाइंड करेंगे तो यहाँ से 273 डिफरेंस कर देंगे। ऑप्शन में कोई भी स्केल हो सकता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर एक बार बैक स्लाइड दिखा दी। सर एक डाउट है। हाँ जी। तो जैसे जो रेफ्रिजरेटर है इसमें सोर्स का जो टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होगा? हीट इंजन में भी वही पॉइंट नोट किया है मैंने और रेफ्रिजरेटर में भी। ये देखिए, हाँ हीट इंजन में तो कंफर्म है सर, मैं शायद नोट नहीं किया था। यहाँ पे भी बताया मैंने। अब आप चेक कर सकते हैं हीट कहाँ से कहाँ पे रिमूव हो रहा है। यहाँ पे यहाँ सिंक सर, सिंक से सोर्स रिमूव हो रहा है और सोर्स को प्रोवाइड हो रहा है। ये आपको यहाँ पे बताया है। कोल्ड बॉडी से हीट को रिमूव हुआ है तो किस टेम्परेचर T2 अभी लोअर है या नहीं है? हाँ, तो वही कंडीशन होगा दोनों में। मैंने ये बताया भी था, आप पता नहीं आप लोग कहाँ कंसंट्रेट रहते हैं। जब रेफ्रिजरेटर बताया तो मैंने कहा कि एरो के डायरेक्शंस हैं, इनको रिवर्ट कर दीजिए, बाकी पार्ट सेम रहेंगे। ओके सर। जी सर, हाँ बताया था सर। थैंक यू सर। एक बार स्लाइड को सारी बात स्लाइड शो कर दीजिए प्लीज, फर्स्ट टू लास्ट। हाँ जी, मैं अभी क्या कर रहा था? मोबाइल कर दीजिए। अब क्या बोल क्या नाम था? अवधेश नाम था शायद, है कुछ और जो स्लाइड के बोले थे। कौन सी स्लाइड छूटी है नंबर बता दीजिए।
सर 18 शो कर दीजिए एक बार। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूछना है किसी को कुछ? नो सर। मैं एग्जिट करता हूँ।